हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान और उसके अंतर्गत इतिहास भाग का पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जी हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते हमने 3 कंटेंट्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका चौथा कंटेंट लेकर आए हैं, क्रांतियों का युग। अच्छा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को पढ़ते हुए क्या होता है एक्चुअल में, ये सारा यूरोप एक महाद्वीप है और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग राष्ट्रों से मिलकर ये महाद्वीप बना है। तो सारे यूरोप में एक साथ राष्ट्रवाद नहीं आया, एक एक करके आया। जैसा कि फ्रेडरिक सारियो के चित्र से हमने देखना शुरू किया था कि यूरोप राष्ट्र राज्य में यूरोप के जो नेशंस हैं, स्टेट्स हैं, वो कैसे धीरे धीरे करके स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं और स्वतंत्रता की देवी के सामने से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान देने योग्य है। वो ये है कि हमको अगर इतिहास का ये जो कंटेंट है इसको याद रखना है तो हमको एक घटना को दूसरी घटना से लिंक करके चलना होगा। जब तक आप पिछली घटनाओं को लिंक करते हुए आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आज का कंटेंट समझ में आने वाला नहीं है। फ्रेडरिक सारियो का चित्र हो, रेनन के राष्ट्रवाद की व्याख्या हो, या फ्रांस की क्रांति के बाद होने वाला प्रभाव हो, नेपोलियन का चार्टर्ड हो, मतलब कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जो उसने लागू की थी, और उस समान नागरिक संहिता ने ललचा दिया रूढ़िवादियों को। उन रूढ़िवादियों ने नेपोलियन को हटा करके नेपोलियन की व्यवस्था को अपना लिया और रूढ़िवाद को स्थापित कर दिया। रूढ़िवादियों ने उदारवादी राष्ट्रवादियों को खदेड़ भगाया। अब वो जो भूमिगत हो गए थे उन्होंने अपना फॉर्मेट बदल दिया, अपग्रेडेड हो गए और एक नई क्रांतिकारी विचारधारा आ गई। उन क्रांतिकारी विचारधाराओं में मैजिनी नाम का एक व्यक्ति था जिसने इटली का एकीकरण कर दिया। इस तरह से हमको घटनाओं को लिंक करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम पिछला जो पढ़ा है उसको समझ लें, फिर आज के कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, कक्षा 10 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और आज हम इस कंटेंट में पढ़ने जा रहे हैं क्रांतियों का युग। और क्रांतियों के युग वाले कंटेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका पहला भाग आज हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे क्रांतियों का आगाज़, मतलब उसका आरंभ, और रूमानी कल्पना और उससे उपजी हुई राष्ट्रीय भावनाएं। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमारा चौथा वीडियो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वाले पार्ट का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ते हुए अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ चुके हैं उसके अंतर्गत हमने आरंभ किया था पाठ फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, इस फ्रांसीसी क्रांति को जिन बच्चों ने पढ़ा है तो वो 9th क्लास में उन्होंने इसको पढ़ा ही होगा। अब 9th क्लास में हमने फ्रांसीसी क्रांति को बहुत ज़्यादा गहराई से और पूरे तरीके से पढ़ा है, और उस फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्र का विचार कैसे उत्पन्न हुआ, उस फ्रांसीसी क्रांति का असर यूरोप में क्या हुआ, इसको हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं। होता क्या है, इस अध्याय की शुरुआत में राष्ट्र का विचार ही लेकर आते हैं। मतलब एक्चुअल में क्या है, आज अपन यूरोप का जो नक्शा देखते हैं उसमें अलग अलग राष्ट्र दिखते हैं। हमको इटली भी दिखता है, जर्मनी भी दिखता है, हंगरी दिखता है, यूनान दिखता है, बेल्जियम दिखता है। लेकिन आज से 250 साल पहले ये कुछ भी नहीं थे। आज से 250 साल पहले अगर हम किसी मशीन में बैठकर, टाइम मशीन में बैठकर आज से 250 साल पहले पहुँच जाएँ और बेल्जियम के किसी व्यक्ति से कहें कि आपका राष्ट्र बेल्जियम है ना, तो वो कहेगा कैसा पागल आदमी है, पता नहीं क्या बकबक कर रहा है। हम जर्मनी वाले से जाके पूछें आप जर्मनी के रहने वाले हो, उसका दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। इटली तो था ही नहीं ज़मीन पे, वहाँ पर इटली जो है अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। पोलैंड वाले से आप जाके पूछ लोगे 250 साल पुरानी बात, 250 साल पहले जाके, वो भी नहीं बता पाएगा कि पोलैंड हमारा स्टेट है। एक्चुअल में क्या था, पुराने समय में ये सारे जो राष्ट्र हैं ये रजवाड़ों में, देसी रियासतों में, राजवंशों में बटे हुए थे। जिसको जहां मन में आता था, जिसके पास ताकत थी, वो उन पे कब्जा कर लेता था। मतलब यूरोप में भी जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा हाल था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति जब हो जाती है और फ्रांसीसी क्रांति के बाद में जब पहला गणतंत्र स्थापित होता है वहाँ पर, तो लोगों को लगने लगता है कि ना, अब आज़ादी पाई जा सकती है। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा पूरे यूरोप को, पूरे विश्व को ये संदेश गया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी कोई चीज़ होती है। और उसी विचार के अंतर्गत, उसी भावना से निकल कर आता है एक राष्ट्र का विचार जो फ्रांस ने तैयार किया था। और 1848 में फ्रेडरिक सारियो नाम का एक चित्रकार होता है, वो इस राष्ट्र के विचार को अपने चित्र के माध्यम से उकेरता है। 4 चित्रों की श्रृंखला लेकर आता है। उसमें एक चित्र ऐसा लेकर आता है वो, जिसमें स्वतंत्रता की देवी के सामने, यहाँ पर स्वतंत्रता की देवी के सामने से 2 राष्ट्र आज़ाद होकर आगे बढ़ चुके हैं। 1848 की कहानी है।
फ्रांस 1848 आते आते तक दूसरी बार गणतंत्र को हासिल कर चुका होता है और जर्मनी और पोलैंड और अन्य स्टेट्स जो है ये लाइन पे हमको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब फ्रेडरिक सारियो की जो कल्पना थी वो हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि यूरोप के जितने भी देश हैं ये सारे स्वतंत्र हो जाएं, अपने अपनी संस्कृति और विरासत के साथ ही अपने राष्ट्र का दर्जा प्राप्त कर लें और इस स्थिति को स्वर्ग में बैठे हुए देवी देवता भी अपना आशीर्वाद दें। बड़ा ही यूटोपियन विजन था, बड़ा ही कल्पनादर्शी दृश्य था कि ये चीज़ें वो ये चाहता था कि यूरोप के जितने स्टेट हैं ये सारे भाईचारे के साथ एक साथ रहें और स्वतंत्र रहें। हालांकि कल्पना में ये चीज़ अच्छी लगी, वास्तव में तो फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। ये चीज़ हमने देखी, जर्मनी को देखा हमने, पोलैंड और रूस को देखा हमने, ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं अपनी प्राचीन विरासत के आधार पर। लेकिन फ्रेडरिक सारियो ने एक राष्ट्र का विचार अपने चित्र के माध्यम से रखा। मतलब इसने पेंटिंग के द्वारा, अपनी पेंटिंग के द्वारा यहाँ पर राष्ट्र का विचार रखा और यह काम भी किया। इस राष्ट्र के विचार ने अपना प्रभाव भी दिखाया और लोगों के अंदर ये भावना आई कि हाँ, सारियो भाई साहब कह तो सही रहे हैं। इसके बाद में सारियो के बाद आए रेनन महोदय। रेनन महोदय के सामने अभी तक ये बताया जाता था कि राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र के बारे में ये कहा जाता था कि राष्ट्र जो है वह किसी नस्ल विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष और क्षेत्र विशेष के लोगों का एक बहुत बड़ा समुदाय हो जाए तो वह भौगोलिक क्षेत्र राष्ट्र हो जाता है। रेनन ने कहा नहीं भैया, ये सब फालतू बातें हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। एक्चुअल में राष्ट्र जो है वह एक लंबी सांस्कृतिक विरासत होती है, वहाँ के लोगों के रहने वाले की त्याग, तपस्या और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। उसकी सामाजिक पूंजी उस राष्ट्र के महापुरुषों की गौरव गाथाएं होती हैं और उन महापुरुषों के बारे में वर्तमान संतान सोचती है कि हाँ, हम इनकी संतति हैं, हम इनकी संतान हैं। अब हमारी जिम्मेदारी कि हम आने वाली पीढ़ी को हमारे पूर्वजों की विरासत देकर जाएं। और जब किसी भौगोलिक क्षेत्र को लेकर ये भाव आने लगते हैं तो हम उसे राष्ट्र कहते हैं। ये बात हमको रेनन ने कही और रेनन ने जो बात कही अपने भाषण में कही थी, मतलब स्पीच के माध्यम से हमको उसने ये बात बताई थी। इसके बाद में अब हम देखना शुरू करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या होता है, मतलब फ्रांसीसी क्रांति का असर क्या होता है। यह आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में राजतंत्र आया था। कैसा? संवैधानिक रूप से, मतलब राजा भी था और उसने ये बोल दिया था कि हाँ, हम नेशनल असेंबली को मानते हैं। फिर इसके बाद जैकोबिन क्लब की सत्ता आई, फिर डायरेक्टरी का शासन आया और इसके बाद डायरेक्टरी के शासन के साथ में ही आया नेपोलियन का शासन। नेपोलियन ने क्या किया? फ्रांसीसी क्रांति के जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो नारा था, उस नारे का फायदा स्वार्थ के लिए उठा लिया। उसने क्या किया कि सारे यूरोप में, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो सारे यूरोप में जितने भी निरंकुश राजाओं के अंडर में जो जनता थी उसको ये लगने लगा कि जब फ्रांस आज़ाद हो सकता है तो हम क्यों आज़ाद नहीं हो सकते। और उन्होंने भी इच्छा प्रकट की आज़ादी की, नेपोलियन को सपोर्ट देने की। नेपोलियन ने भी ये कहा कि हमने जिस तरह से फ्रांस को मुक्ति दिलाई है निरंकुश राजतंत्र से, हमारा ये दायित्व है कि हम सारे यूरोप को निरंकुश राजतंत्र से मुक्ति दिलाएं। मतलब फ्रांस और नेपोलियन मुक्तिदाता बन के फौज लेकर चल पड़ा और उसने बहुत सारे क्षेत्र को जीत लिया। और बहुत सारे क्षेत्र को जीतने के बाद जहां पर अलग अलग बोली, भाषा, अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, उसने नेपोलियन की सहायता लागू करके सबको एक छाते के नीचे ले आया। उसने ये बोला कि चाहे जर्मनी का क्षेत्र हो, चाहे बेल्जियम का क्षेत्र हो, चाहे प्रशा से लगा हुआ हो, चाहे इटली का हो, चाहे स्पेन का हो, सारे क्षेत्र जितने को भी फ्रांस ने जीत लिया है वहाँ पर एक समान नागरिक संहिता चलेगी। क्या चलेगी? वहाँ पर समान नागरिक संहिता का पालन किया जाएगा। और इस तरह से जब समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो लोगों को ये लगने लगा कि हाँ, अब एक ही रुपया चलेगा जिसमें लेन देन होगा, एक ही नाप तोल की प्रणाली चलेगी, एक ही प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी। तो इस तरह से लोगों में समान व्यवस्था के प्रति सम्मान बढ़ा और नेपोलियन के प्रति सम्मान बढ़ा। नेपोलियन ने इस सम्मान का फायदा उठाया। जिन राजाओं को हटा करके फ्रांस में गणतंत्र लाया गया था, अंत में नेपोलियन ने भी उन्हीं राजाओं की तरह स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन नेपोलियन के खुद के सम्राट घोषित करने से फ्रांस की जनता को कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि फ्रांस की जनता जो पुराने समय में निरंकुश राजतंत्र में अपने आप को निरीह और गुलाम महसूस कर रही थी, अब उसके पास में समानता के अधिकार थे, इसलिए उसने नेपोलियन को सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। और इस तरह से नेपोलियन के आगमन के साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण का एक वातावरण तैयार होता है। नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के वातावरण के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उसी दौर में हमने देखा हुआ था कि कुलीन वर्ग होता है और नया नया मध्यम वर्ग आया होता है। कुलीन वर्ग क्या होता है? यहाँ पर हमने ये देखा था कि एक्चुअल में यूरोप में, लगभग सारे यूरोप में सबसे ऊपर जो होते थे वो होते थे पादरी।
नंबर 1 पे पादरी थे और नंबर 2 पर आया करते थे कुलीन, सामंत इत्यादि। इन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होते थे और बाकी जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे उनको किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं मिलती थी किसी भी रूप में। अब हुआ क्या कि विज्ञान ने धीरे धीरे करके प्रगति करना आरंभ कर दिया। जब विज्ञान ने यहां पर प्रगति आरंभ कर दी, किसने प्रगति आरंभ कर दी? विज्ञान ने जब प्रोग्रेस शुरू की तो विज्ञान की खोजों के माध्यम से वहां पर उद्योगों की स्थापना होने लगी। कहां? ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में। जब उद्योगों की स्थापना होना शुरू हुई तो क्या हुआ? एक नया मध्य वर्ग आ गया। व्यापारी, पढ़े लिखे शिक्षित लोग, टीचर्स, वकील और सेवा क्षेत्र के लोग, श्रमिक वर्ग जो फैक्ट्रियों में काम करता था, ये तैयार हुआ और ये कहलाया एक नया मध्य वर्ग। क्या कहलाया? ये कहलाया एक नया मध्य वर्ग। विज्ञान की प्रगति से ये नया मध्य वर्ग अस्तित्व में आया था। तो विज्ञान को मानने वाले लोग, जिनकी सोच वैज्ञानिक हो जाती है, वो सबसे पहले धार्मिक मान्यताओं को नकारने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये पादरी और ये कुलीन वर्गों को विशेषाधिकार क्यों दिए जा रहे हैं, इनको हटाएं। नेपोलियन ने पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी थी और नेपोलियन ने विशेषाधिकारों की समाप्ति की घोषणा कर दी, भूदासत्व की समाप्ति की घोषणा कर दी, भूमि पर किराएदार वाली व्यवस्था बंद कर दी। अब नए मध्य वर्ग को बहुत अच्छा रास्ता मिल गया। नए मध्य वर्ग ने प्रशासन की सहायता से, सत्ता से मिलने वाली सपोर्ट की सहायता से एक राष्ट्र की भावना को स्थापित करने का प्रयास किया, जिसे कहा गया उदारवादी राष्ट्रवाद। नया मध्य वर्ग उदारवादी राष्ट्रवाद क्यों स्थापित करना चाहता था? इसने जो उदारवादी राष्ट्रवाद स्थापित किया, उसने इस तरह किया कि विज्ञान के माध्यम से उद्योगों की स्थापना की और उद्योगों के माध्यम से उसने आर्थिक राष्ट्रवाद लेके आया। मतलब जब सारे उद्योगपतियों का एक ही लक्ष्य था कि संपत्ति कमाना, और संपत्ति कमाने के लिए उनको बाजार पर निर्भर होना पड़ता था, मतलब बाजार मजबूत होना चाहिए, बाजार में क्रय शक्ति ज़्यादा होना चाहिए। केवल पादरी और कुलीनों के भरोसे वे अपनी माल को बाजार में नहीं बेच सकते थे। इसलिए जनता को आर्थिक आज़ादी देना उनके लिए मजबूरी थी। उन्होंने जनता को आर्थिक आज़ादी दी और उस आर्थिक आज़ादी के माध्यम से फिर उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आज़ादी की बात की, और इसी को बोला गया उदारवादी राष्ट्रवाद। जब उदारवादी राष्ट्रवाद और ये सारी व्यवस्थाएं चल रही थीं, प्रशासनिक परिवर्तन चल रहे थे, नेपोलियन सम्राट के रूप में बढ़िया काम कर रहा था, तब नेपोलियन के जो शत्रु थे, राजतंत्र के समर्थक, जिन राजाओं को हटा करके नेपोलियन सम्राट बना था, उन राजाओं के समर्थकों को कहा जाता था रूढ़िवादी। इन रूढ़िवादियों ने एक गुट बनाया, प्रशा, रूस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के राजाओं ने मिलकर, और इन्होंने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया। और नेपोलियन को हराने के बाद इन्होंने स्थापित किया नवरूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद मतलब निरंकुश राजतंत्र को स्थापित करना, जिसमें पादरी और कुलीनों को विशेषाधिकार दिए गए थे। लेकिन नवरूढ़िवाद से तात्पर्य था कि जो नेपोलियन ने जो व्यवस्था लागू की थी, हम उस व्यवस्था को अपनाते हैं नेपोलियन को हटा करके। मतलब नेपोलियन ने कितना अच्छा काम किया, देखो, राजाओं को हटा करके खुद राजा बन गया और व्यवस्था बदल दी। यहाँ पर रूढ़िवादियों ने क्या किया? व्यवस्था को अपना लिया और राजा को हटा करके खुद राजा बन गए फिर से। तो इस तरह से नेपोलियन के सुधारों ने नवरूढ़िवाद को, प्राचीन राजतंत्र को स्थापित करने का मौका फिर से दे दिया। अब ये जो नवरूढ़िवाद स्थापित हुआ था, इस नवरूढ़िवाद ने क्या किया? इन उदारवादियों को खदेड़ भगाया। जब ये उदारवादी भूमिगत हो गए, इन उदारवादियों को भागना पड़ा, तब रूढ़िवाद अपने आप को मजबूत करने लगा। तो ये मजबूत ना हो जाए, इसके लिए इन लोगों ने, उदारवादी राष्ट्रवादियों ने फिर से प्रयास करना प्रारंभ किए। लेकिन इनके साथ में कुछ उग्र विचारधारा वाले लोग जुड़ गए थे। उन उग्र विचारधारा वाले लोगों को हम बोलते हैं क्रांतिकारी विचारधारा। इन क्रांतिकारी विचारधारा ने अपना सिर उठाया और नवरूढ़िवाद के खिलाफ इन्होंने अपना आंदोलन आरंभ कर दिया। इन जो क्रांतिकारी लोग थे, इनको खाद पानी, वैचारिक खाद जो था, यहाँ से मिलता था। पूरी सहायता उदारवादी राष्ट्रवादियों से मिलती थी। और ये जो मैजनी क्रांतिकारी के रूप में हमको दिखाई दे रहा है, इसने नवरूढ़िवाद की व्यवस्था को समाप्त करके इटली में एकीकरण को बल दिया, और इटली के एकीकरण में मैजनी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ तक हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। और अब आज हम पढ़ने जाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अंतर्गत क्रांतियों का युग। चलिए तो आरंभ करते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने पुरानी घटनाओं को एक दूसरे से लिंक करते हुए बहुत अच्छे से समझ लिया कि कैसे सारियों ने एक चित्र के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीय विचार को जन्म दिया, रेनन ने उसको मजबूत किया, और जब फ्रांसीसी क्रांति हो गई और फ्रांसीसी क्रांति के बाद में जब नेपोलियन सम्राट बन गया, तब रूढ़िवादियों को एक स्वप्न दिख गया कि नेपोलियन ने भी तो भैया खुद को सम्राट बना लिया, हम सम्राटों को हटा करके ये खुद सम्राट बन गया। लेकिन एक चीज़ अच्छी कर गया, ये इसने
पादरियों का, कुलीनों का, सामंतों का नष्ट कर दिया, उन्मूलन कर दिया। अब इस व्यवस्था को हम अपना लेते हैं, लेकिन नेपोलियन को हटना पड़ेगा। इन्होंने नेपोलियन को हटाया, खुद राजा बन गए। जब ये खुद राजा बन गए, ताकतवर होने लगे, तो क्रांतिकारियों ने इनको हटा दिया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे यूरोप में ये व्यवस्था एक साथ चली, तो ऐसा नहीं था। सारे यूरोप में क्रमशः, कहीं इटली में जैसे क्रांतिकारी व्यवस्थाएं आई, जर्मनी में एकीकरण की प्रयास कोई अलग तरीके से हुए, फ्रांस में दोबारा राजतंत्र के लिए अलग क्रांति हुई। मतलब यूरोप के जो अलग अलग राष्ट्र थे, उन्होंने अपने अपने तरीकों से अपने अपने को स्वतंत्र कराया निरंकुश राजतंत्रों से। चलिए, किस तरह से क्रांतियां आरंभ हुई और किस तरह से जो गुलाम थे राजवंशों के कुछ प्रदेश, उन्होंने अपने आप को आज़ादी कैसे दिलाई। चलिए आरंभ करते हैं। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश की, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की, रूढ़िवादी व्यवस्थाएं जो जड़ें जमाने लगी थीं, अपने आप को राजतंत्र का समर्थक बताने लगी थीं, अब उनसे लड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा मजबूती की आवश्यकता थी। तो इसके लिए क्या हुआ, सारे यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर अलग अलग जगहों पर क्रांतिकारियों ने इनकी खिलाफत करना शुरू कर दी। और इन क्रांतिकारियों को समर्थन कहाँ से मिलने लगा? इन क्रांतिकारियों को इस होने वाली क्रांति को उदारवाद और राष्ट्रवाद से जोड़कर देखा जाने लगा। इनको समर्थन खाद पानी उदारवादियों और राष्ट्रवादियों से मिलने लगा। तो इस तरह से इस स्क्रीन को देख के आप लोग समझ रहे हैं कि जो रूढ़िवादी हैं, जो राजतंत्र अमर रहे का नारा लगा रहे हैं, उनके सामने क्रांतिवीर जो है वो राजतंत्र की खिलाफत कर रहे हैं। क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य यही था कि राजतंत्र से लड़ना और उनका समूल नाश करना। और इस तरह से क्रांतिकारियों को फिर मिलने लगा उदारवादी और राष्ट्रवादियों की सहायता, सहयोग मिलने लगा। ठीक है ना। अब ये सब होता कैसे है? मतलब राजतंत्र समर्थक रूढ़िवादियों से ये क्रांतिकारी क्रांति करके कैसे लड़ते हैं और कैसे विजय हासिल करते हैं, इसकी शुरुआत भी कहाँ से होती है। तो आपको बता दें, इस बार भी जीत का जो ध्वज है, लीडरशिप की जो पताका है, वो अभी भी फ्रांस ही लेकर चलता है। चलिए अपन समझते हैं। इटली, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर क्रांतियाँ आरंभ हो गई। यहाँ पर ये देखिए, ये है इटली, आई फॉर इटली, ये है जी फॉर जर्मनी, ये पोलैंड, ये आयरलैंड, और ये है ऑटोमन साम्राज्य। इसमें ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये यूनान वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये यूनान का जो हिस्सा है। यहाँ पर सबसे पहले क्रांतियाँ यहाँ पर आरंभ हुई नव रूढ़िवाद की स्थापना के बाद। और इन क्रांतियों का नेतृत्व किया शिक्षित मध्यवर्गीय लोगों ने। मध्यम मिडिल क्लास लोग, वही नया मध्यवर्ग जो उद्योगों की स्थापना के बाद में स्थापित हुआ था। इसके अंतर्गत आते हैं प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और व्यापारी तथा उद्योगपति। इन लोगों ने इटली के क्षेत्रों को, जर्मनी के राज्यों को, ऑटोमन साम्राज्य के जो कुछ सूबे थे जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उनको, आयरलैंड और पोलैंड के क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतियों का नेतृत्व किया। और ये क्रांति कैसे शुरू हुई? मतलब जुलाई क्रांति 1830, क्रांतियों की शुरुआत कैसे होती है, चलिए हम इसको देखते हैं। पहला विद्रोह फ्रांस से शुरू होता है जुलाई 1830 में। यहाँ पर अभी तक क्या हुआ था? नेपोलियन को हटा करके बूर्बो राजवंश के लुई 18वें को सत्ता पर बिठाया गया था। मतलब बूर्बो राजवंश का लुई 18वां राजा था यहाँ पर। लेकिन इस राजा के द्वारा भी निरंकुश गतिविधियां लगाई जा रही थी। उसने समानता के कुछ अधिकार दे के रखे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लुई 18वां भी निरंकुश होता गया। और जब ये निरंकुश होता गया तो जो उदारवादी लोग थे वे अभी भी आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। इन उदारवादियों ने 1830 में जुलाई का महीना था, ऐसी क्रांति करी कि इसको हटना पड़ा, इसकी सत्ता को उखाड़ फेंका। और इसकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद इन्होंने एक नई संवैधानिक व्यवस्था स्थापित की और ये बोला कि अब ऐसा राजतंत्र चाहिए जो जनता की मर्जी से चले। अर्थात संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया गया। याद कीजिए फिर से फ्रांसीसी क्रांति का वह दौर जब लुई 16वें को हटाया गया था और उसने कहा था नहीं, मैं नेशनल असेंबली को मान्यता देता हूं और राजतंत्र अब संवैधानिक रूप से चलेगा। तब फ्रांस में पहला संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। यह दूसरी बार हुआ फिर से जुलाई 1830 की क्रांति से। लुई फिलिप को यहां पर राजा बनाया गया, लेकिन लुई फिलिप की स्थापना के साथ फ्रांस में राजवंश बदल गया। लुई फिलिप हालांकि लुई 18वें का चचेरा भाई था, लेकिन लुई 18वां बूर्बो राजवंश का था, ये आर्लियंस राजवंश का था। और आर्लियंस राजवंश की स्थापना हुई और लुई फिलिप वहां का राजा बन गया।
तो इस तरह से फ्रांस में क्रांति हुई, पहला विद्रोह हुआ जुलाई 1830 में। अब जब जब भी फ्रांस में क्रांति होती है, जब जब भी फ्रांस में कोई परिवर्तन होता, उसका असर पूरे यूरोप में हमको देखने को मिलता है। ये हम क्लास 9th से देखते आ रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति को जब पढ़ रहे थे, जब से हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया, प्रेसा और आसपास के जो स्टेट्स हैं वो फ्रांस की क्रांति के बाद में कैसे घबराने लगते हैं। इस बार भी वही हुआ। इस बार भी जुलाई क्रांति ने अपना असर डाला। कैसे डाला, चलिए हम उसको समझते हैं। होता क्या है कि ये जो यूरोप है, यहाँ पर फ्रांस में जुलाई की क्रांति हो जाती है। अब जुलाई की क्रांति हुई मतलब क्रांति वाली जो प्रक्रिया है उसका एपी सेंटर कहाँ हो जाता है, फ्रांस में। और उसकी जो वेव्स हैं, उसकी जो तरंगें हैं, सारे यूरोप को अपने आगोश में ले लेती है। मतलब क्रांति की ज्वाला जो है वो सारे यूरोप में फैल जाती है। इसीलिए मेटरनिख भी एक बार टिप्पणी करता है। क्या टिप्पणी करता है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो ही जाता है। बिल्कुल सही कहा उसने कि फ्रांस में कोई भी चीज़ परिवर्तित होती है, किसी भी चीज़ में माहौल बनता है, उसका असर पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। बिल्कुल देखने को मिलता है। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ब्रसेल्स में जुलाई क्रांति यहाँ पर हुई, कहाँ पर, फ्रांस में। और उसका असर ये हुआ कि ब्रसेल्स आज़ाद हो गया। कैसे, ये देखिए यहाँ पर, ये जो है नक्शे में यहाँ पर ये वर्तमान में बेल्जियम, यहाँ ब्रसेल्स हुआ करता है। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं हम, इस रूप में ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया ब्रसेल्स यहाँ पर। अब ये ब्रसेल्स जो है एक्चुअल में इस तरह से था नीदरलैंड्स के अंडर में। ये ब्रसेल्स जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स का एक हिस्सा हुआ करता था। और जुलाई क्रांति से यहाँ पर विद्रोह भड़का और ये बेल्जियम के रूप में आज़ाद हो गया। मतलब फ्रांस में छींक हुई और यूरोप को जुकाम हो गया और उस जुकाम से ये परिणाम निकल कर आया, जुकाम का इलाज हो गया। और यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से ब्रसेल्स अलग हो गया और एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बेल्जियम बन गया। एक और घटना घटती है और उस घटना से सारा यूरोप प्रभावित होता है। सारे यूरोप में राष्ट्रीय भावना का संचार होता है। सारे यूरोप का मिडिल क्लास जागृत हो उठता है। और वह घटना है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ ग्रीस, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो है ये वाला हिस्सा ये यूनान है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं यूनान जो है एक्चुअल में 15वीं शताब्दी से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है। ये देखिए आप, यहाँ पर इसको अपन बड़ा करते हैं, ये इस तरह है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा यूनान का है। ये इस तरह से हम इसको नक्शे में दिखाते हैं, ये यूनान का हिस्सा है। अब इसको हम थोड़ा सा लार्ज करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं, तो ये आ जाता है यूनान यहाँ पर। ये यूनान जो है ये इस तरह से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहता है। लेकिन यूनान के जो लोग हैं वे 1821 से ही अपने आप को ऑटोमन साम्राज्य से आज़ाद होने के लिए संघर्ष आरंभ कर देते हैं। मतलब यूनानियों का स्वतंत्रता संग्राम 1821 से आरंभ हो जाता है। और जब आरंभ हो जाता है तो यूनानियों के साथ में जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को निर्वासित जीवन बिताना पड़ता है और वो चले जाते हैं कहाँ पर, यूरोप के अन्य जगहों पर। और वे वहाँ पर जाकर यूनानी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, अन्य लोगों से समर्थन हासिल करते हैं। सारा यूरोप जो है उनसे अपनी सहानुभूति रखने लगता है। एक्चुअल में क्या है, जो यूनान की प्राचीन संस्कृति है उसी संस्कृति से यूरोप की सभ्यता को बल मिला था। मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि जो यूनान है, जो ग्रीस है, वही यूरोपियन कल्चर की नर्सरी है। वहाँ के कवियों और कलाकारों ने अपने आप को ये भी बताया कि यूनान जो है, ये जो यूनान आपको दिख रहा है ये लाल घेरे में, ये यूनान जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना है, यूरोपियन कल्चर की नर्सरी है। मतलब जो भी यहाँ पर देवी देवता, धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज जो भी यूरोप में आज दिखाई दे रहे हैं, ये प्राचीन ग्रीक सभ्यता से ही निकले हुए हैं। इसलिए यूरोप के लोगों का इसके प्रति लगाव था, यूरोप के लोगों की इसके प्रति सहानुभूति थी। मतलब ईसाई जो कल्चर है, क्रिश्चियन जो कल्चर है, उस कल्चर की नर्सरी कहाँ हो गई, यूनान हो गई। और वो नर्सरी जो है ईसाई सभ्यता का, यूरोपियन सभ्यता का जो पालना है, वो एक मुस्लिम राजा के अधीन में था। ये यूरोपियन ईसाइयों को नागवार गुजर रहा था। इसलिए उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य जो एक इस्लामिक धर्मावलंबी राजा के अंतर्गत था, मुस्लिम साम्राज्य माना जाता था, उसके विरुद्ध यूनान के लोगों को संघर्ष करने के लिए तैयार किया और उसके लिए जनमत संग्रह किया। और इसी प्रक्रिया में एक अंग्रेज कवि हुए लॉर्ड बायरन। ये लॉर्ड बायरन यूनान की तरफ चल पड़े धन बल इकट्ठा करके युद्ध करने के लिए कि अब भैया कुछ भी हो जाए, हमको तो ऑटोमन साम्राज्य से यूनान को अलग करना है।
बड़े हैरान परेशान होकर वो वहाँ पर 1824 में पहुँचे, लेकिन दुर्भाग्य से उनको बहुत तेज बुखार आ गया और उस बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी जो मृत्यु है वह निरर्थक नहीं गई, सार्थक हो गई। कब? जब 1832 को कुस्तुनतुनिया नाम की जगह पर एक संधि हुई और ये बोल दिया गया कि यूनान को अब स्वतंत्र राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है, स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की जाती है। तो ये असर आपने देखा फ्रांस की जुलाई क्रांति का। फ्रांस की जुलाई क्रांति से क्या प्रभाव हुआ? तो इस प्रकार जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है उसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है सारे यूरोप को जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है। सही कहा था कि नहीं? फ्रांस में जुलाई की क्रांति हुई, वहाँ के बूर्बो राजवंश के राजा को हटा दिया और संवैधानिक राजतंत्र आ गया। भैया नीदरलैंड और ऑटोमन साम्राज्य के अधीन ब्रसेल्स और यूनान थे, वो कहाँ चुप रहते। उन्होंने जैसे ही देखा कि हमारे बड़े भैया फ्रांस मुक्त हो गए हैं, अब हम भी संघर्ष करेंगे, और उन्होंने अपने आप को विद्रोह करके स्वतंत्र कर लिया। यहाँ तक अपनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि राष्ट्रवाद की विचार की स्थापना के लिए जिस तरह से उदारवादियों ने अपना योगदान दिया, जिस तरह से क्रांतिकारियों ने योगदान दिया, जिस तरह से परिवर्तनवादियों ने अपना काम किया, समाजवादियों ने अपना काम किया, उस तरह से एक और वाद स्थापित होता है और वह वाद बहुत महत्वपूर्ण है, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लोकगीत, संगीत, इनका भी अपना एक महत्व होता है। कैसे? एक बार क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सभा में बैठे होते हैं जहां पर लता मंगेशकर को एक गीत प्रस्तुत करना होता है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गाने को सुनकर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की आंखों से आंसू आ गए थे। मतलब शब्दों का असर, संगीत का जो असर होता है वह व्यक्ति के हृदय में कितना करता है। इंकलाब जिंदाबाद के नारे ने भारत में क्रांति के बीज को, क्रांति के पौधे को वृक्ष का रूप दे दिया था। मतलब जो भावनाएं हैं वो असर करती हैं और इन भावनाओं को उकेरने का काम करता है लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग्स, ये सारे काम करते हैं। और इन सारी चीज़ों को एक नाम देना होता है। तो हम लोगों ने, हमारे इतिहासकारों ने इसको नाम दिया है रूमानीवाद, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म में आपको राष्ट्रवाद की झलक, रोमांटिसिज्म मतलब रूमानीवाद के माध्यम से राष्ट्रवाद कैसे आया, अब हम आगे इसको देखने जा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करें। बिल्कुल, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। एक्चुअल में रूमानी क्या है? यह क्या है? राष्ट्रवाद के निर्माण का एक अन्य उपक्रम है। जिस तरह से क्रांतिकारी भावना है, जिस तरह से उदारवादी भावना है, उग्रवादी भावना है, उसी तरह से एक रूमानीवाद भी है। उसको हम समझते हैं, जब आप इसको देख लेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि रूमानी कल्पना होती क्या है। आप इसको किसी और तरह के रोमान से जोड़कर बिल्कुल मत देखिएगा। होता क्या है कि राष्ट्रवाद का जो विकास है वह केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से हुआ हो, ऐसा नहीं है। भाई आप खुद सोचिए कि आप किसी भूमि के लिए लड़ने क्यों जाओगे? केवल पेमेंट के लिए सैनिक लड़ेंगे क्या? चलिए ठीक है, सैनिक अपने वेतन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन राजा क्यों लड़ेगा? राजा अपने फायदे के लिए लड़ेगा। मतलब राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से हुआ हो, ये हम नहीं कह सकते। हाँ, ये जो जीत गए हैं, जो विजयी हैं, जो साम्राज्यवादी लोग हैं, उनके लिए समझ में आता है कि हाँ चलिए राष्ट्रवाद का विकास उनके लिए है कि भैया जब फ्रांस जो है नेपोलियन के अंतर्गत था और उसने अपने राष्ट्रवाद को पूरे यूरोप में विस्तारित किया, तो फ्रांसीसी लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति गर्व महसूस होता था कि हमने जर्मनी को जीत लिया, हमने इटली को जीत लिया, हमने स्पेन को जीत लिया। लेकिन जो हार रहे थे, जर्मनी हार रहा था, इटली हार रहा था, बेल्जियम हार रहा था, हंगरी हार रहा था। इन लोगों के अंदर, जो हारे हुए लोग थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद कैसे आए? वो कैसे एक दूसरे से जुड़े? ये लोग जुड़ सकते थे अपनी सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से। कला, काव्य, कहानी, किस्से, संगीत, ये सारी चीज़ें राष्ट्रवाद की भावनाओं को गढ़ने में सहयोग करते हैं, इसको व्यक्त करने में सहायता करते हैं। एक्चुअल में रूमानीवाद जो है वह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसके माध्यम से खास तरह की राष्ट्रीय भावना को विकसित करने का प्रयास किया गया। जैसे प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से मध्यवर्गीय लोगों ने आर्थिक राष्ट्रवाद लेकर आए थे, आर्थिक एकता लेकर आए थे, जिसको राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया था। इसी तरह से रूमानीवाद के लोगों ने सांस्कृतिक आंदोलन आरंभ किया जिसके माध्यम से राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। कैसे? आमतौर पर जो रूमानी कलाकार होते हैं उनका यह कहना था कि तर्क वितर्क और विज्ञान का जो महिमा मंडन किया जा रहा है यह बहुत गलत है।
ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि विज्ञान जो है उसने उद्योगों की स्थापना पर बल दिया है और उद्योगों की स्थापना से लोगों के अंदर संपत्ति एकत्र करने की भावना आई है। स्वार्थी हो गए हैं, उनके अंदर व्यक्तिवाद आ गया है। राष्ट्रवाद कहाँ है? वे अपने स्वार्थ के लिए भले ही किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को रियायत दे दें, लेकिन इससे उनके अंदर जुड़ाव कैसे आया? जिस दिन पैसा खत्म होगा, स्वार्थ खत्म होगा, उस दिन ये लोग अलग हो जाएंगे। इसलिए वो लोग तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना करते थे। उसकी जगह पर वे कहते थे कि भावनाएं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाएं, इन पर जोर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा खेल जो है वह भावनाओं का है। यदि हम जमीन के किसी टुकड़े से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं तो क्यों? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमारे पूर्वजों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर हमारे पूर्वज बैठकर गीत गाया करते थे, यहाँ पर हमारे देवी देवताओं के भजन गाए जाते थे, इसलिए हमारा जुड़ाव इससे होगा। भाई आप खुद सोचिए, आप जिस घर में रह रहे हो, यदि आपके खुद के दादा परदादा उस घर में रहते आ रहे हैं पीढ़ियों से, तो आपका उस घर के प्रति एक विशेष लगाव होगा। लेकिन यदि आप किसी किराए के घर में रह रहे हो तो आपका उस घर से कोई लगाव नहीं होगा। मतलब सारा खेल भावनाओं का है। जिस चीज़ से हम अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जब हमको अपनी एक सामूहिक साझा विरासत दिखाई देती है, जब हमको हमारा एक सांस्कृतिक इतिहास, सांस्कृतिक अतीत दिखाई देता है, तब हम उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और ये रूमानीवाद के जो कवि और कलाकार थे वो यही प्रयास कर रहे थे कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति कराई जाए लोगों को, एक साझा सांस्कृतिक इतिहास दिखाया जाए लोगों को कि ये देखिए, ये आपका इतिहास है, ये आपके दादा, ये आपके परदादा, ये सारे लोग एक साथ बैठकर काम किया करते थे, अब आपको भी यही काम करना है। और इसीलिए उन्होंने विज्ञान और तर्क को नकारते हुए रूमानीवाद को स्थापित किया और उन्होंने कहा रूमानीवाद वह तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आएगी। जमीन के एक टुकड़े से कोई आदमी अपने आप को कैसे जोड़ सकता है? मैं चाहे जबलपुर में रहूं, मैं चाहे भोपाल में रहूं, मैं चाहे लंदन में रहूं, लेकिन मेरी भावनाएं भारत से जुड़ी हुई क्यों होंगी? मेरी भावनाएं लंदन से जुड़ी हुई क्यों नहीं होंगी? मतलब जिस जमीन से हमारे लोगों की, हमारे पूर्वजों की भावनाएं जुड़ी हैं, जहां पर मैं रह रहा हूं, मेरा भाई रह रहा है, मेरा मित्र रह रहा है, मेरी भावनाएं उससे जुड़ी होंगी। और क्यों जुड़ी होंगी? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर साथ में मस्ती की है, हमने साथ में गीत गाए हैं, हमने यहाँ पर साथ में खेल खेले हैं। हमारी एक राष्ट्र की जो विरासत है, हमारे दादाजी गिल्ली डंडा खेला करते थे और उनके बाद हमारे दोस्त के दादाजी उनके साथ गिल्ली डंडा खेला करते थे। आज हम दोनों मित्र साथ में मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। जब हमारे पूर्वज, हमारे जो गांव के साथी हैं, वो ये बताते हैं कि अरे तुम्हारे दादा भी बहुत अच्छे मित्र थे, तुम भी बहुत अच्छे मित्र हो, तो ये कहलाती है रूमानी भावना। और इस रूमानी भावना से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे कवि, कलाकार, चित्रकार। और ये जो प्रयास था, जिस माध्यम से किया जा रहा था, उसको कहा गया रूमानीवाद। रूमानीवाद की भावना को स्थापित करने में हमारे पाठ्य पुस्तक में उदाहरण दिया गया एक फ्रांसीसी चित्रकार का, उसका नाम है देलो क्रोआ, जो कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। चलिए हम देखते हैं किस तरह से चित्रकारों ने, कवियों ने, दार्शनिकों ने रूमानीवाद के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रस्फुटित किया, जागृत किया। चलिए देखते हैं। ये चित्र में दिखाई दे रहा है महोदय, ये फ्रांसीसी कलाकार, चित्रकार यूजीन देलो क्रोआ है। इन्होंने क्या किया, ये जो देलो क्रोआ महोदय थे, इन्होंने एक बहुत विशाल चित्र तैयार किया, एक बहुत बड़े कैनवास पर 4 मीटर गुणित 3.5 मीटर का, 4.25 मीटर गुणित 3.5 मीटर लंबा और चौड़ा एक उन्होंने कपड़े पे बहुत शानदार चित्र उकेरा। इस चित्र में उन्होंने बताया कि किस तरह से यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ऑटोमन साम्राज्य के सैनिकों ने यूनानी महिलाओं और बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार किया, उनके साथ बर्बरता बरती। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर हम नक्शे के माध्यम से समझते हैं। ये यूनान आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये कियोस द्वीप था। इस कियोस द्वीप पर यूनान के स्त्री, पुरुष और बच्चे ऑटोमन साम्राज्य की सेनाओं से लड़ते हुए अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। यहाँ पर उनके ऊपर बर्बरता बरती जाती और लगभग 20,000 यूनानियों को इस जगह पर मार डाला जाता है। इस जगह पर कियोस द्वीप पर लगभग 20,000 यूनानियों को तुर्की सैनिकों द्वारा मार डाला जाता है। और इस घटना को नाटकीयता का रूप देने के लिए देला क्रोआ ने क्या किया, उसने इसको चित्र रूप में दर्शाया और चटख रंगों से लोगों के सामने प्रदर्शनियों में लगाना शुरू किया कि देखो इन यूनानी महिलाओं को, इन बच्चों को, वहाँ के निरीह पुरुषों को किस तरह से इन्होंने दमन किया है, किस तरह से इनको मार डाला गया। इस चित्र को जो भी देखता उसके अंदर गुस्सा के भाव आते, किसके प्रति?
ऑटोमन साम्राज्य के प्रति, और ये कहते कि अब यूनानियों को स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। उनकी सहानुभूति यूनानियों के प्रति जुड़ जाती। मतलब चित्रों ने राष्ट्रवाद की भावनाओं को उकेरने का प्रयास किया। इस उदाहरण से हमको समझ में आता है। एक और जर्मन दार्शनिक थे योहान गॉटफ्रीड। उन्होंने क्या किया, चलिए देखते हैं। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जो थे, ये एक ऐसे रोमानी चिंतक थे जिन्होंने ये दावा किया कि जो जर्मनी की संस्कृति है वह उसके आम लोगों में निहित है। भाई ये तो सही बात है ना, केवल जर्मनी ही नहीं, हमारे भारत की संस्कृति भी भारत के आम लोगों में निर्भर है। ये कोई ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी के लोगों में तो निहित होगी नहीं। उसी तरह से योहान गॉटफ्रीड कहते हैं कि जो जर्मनी की वास्तविक संस्कृति है वह उसके आम लोगों द्वारा स्थापित की गई है, आम लोगों में निहित होती है। एक राष्ट्र की सच्ची आत्मा उसके लोक गीतों में, जन काव्यों में, लोक नृत्यों से प्रकट होती है। बिल्कुल सही कहा, हमारे देश में भी यही होता है। बुंदेलखंड की माटी की जो गरिमा है वह आल्हा से प्रकट होती है। आल्हा का गान होता है तो अंदर से वीर रस का प्रस्फुटन होता है। ये बुंदेलखंड की भूमि है। असम में बिहू का नाच होता है तो हम असमियों लोगों के साथ में झूम उठते हैं। मतलब हर क्षेत्र का अपना अपना लोक नृत्य होता है, लोकगीत होती है, और यही लोकगीत, यही जनकाव्य, यही लोक नृत्य जो है वह एक राष्ट्र की सच्ची आत्मा को प्रकट करता है। और इसीलिए इस लोक संस्कृति को सहेजना जरूरी है, इनके स्वरूपों को इकट्ठा करना जरूरी है, इसको अंकित करना जरूरी है ताकि राष्ट्र के निर्माण की परियोजना तैयार हो सके, ताकि राष्ट्र का निर्माण हो सके, लोगों की भावनाओं में राष्ट्र की भावना को स्थापित किया जा सके। ये कहना था जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड का। किस माध्यम से? लोकगीतों के माध्यम से, लोक नृत्यों के माध्यम से। स्थानीय बोलियों पर उस समय बहुत ज़्यादा बल दिया गया, स्थानीय लोक साहित्य को इकट्ठा किया गया, और इसको इकट्ठा करने का उद्देश्य ये नहीं था कि हम प्राचीन गौरव पर, जो प्राचीन साहित्य है उस पर अभिभूत होते रहें कि हा हमारे दादाजी कितना अच्छा लिखते थे, हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे। ना, केवल इस भावना को वापस लाना नहीं था। एक्चुअल में उद्देश्य ये था कि उस दौर में निरक्षरों की संख्या ज़्यादा थी, अंगूठा छाप लोग थे। ऐसे निरक्षर लोगों तक प्राचीन गौरव, जो हमारे बीच का गौरव है, हमारे स्थानीय लोक साहित्य और लोक बोलियों में फैला हुआ है, उसके माध्यम से इन लोगों तक यह संदेश भेजा जाता था और ये बताया जाता था कि आपका अतीत कितना गौरवशाली है, और उसको लोक संगीत के माध्यम से आप लोग समझिए। जो एक ग्रिम बंधु हैं, ये दो भाई थे। इन लोगों ने क्या किया कि जर्मनी में पूरे गांव-गांव में ये लोग घूमते, वहाँ की किस्से, कहानियाँ, लोक कथाएँ इकट्ठी करते, लोकगीत इकट्ठे करते, और उनको किताबों के रूप में उन्होंने प्रकाशित करना शुरू कर दिया। और जाकर लोगों को बताते कि ये आपकी गांव की संस्कृति है, ये आपके गांव के लोक नृत्य हैं, ये आपके गांव के भजन हैं, ये आपके गांव के गीत हैं, ये फाग है, ये दिवारी है। तब लोगों के अंदर ये भावना आती, अरे हम तो ये सोचते थे कि फ्रांस की जो लोक संस्कृति वही हमारी संस्कृति है, लेकिन आप बता रहे हैं कि हमारे दादा परदादा जो है, हमारे पूर्वज जो है, उनकी संस्कृति तो ये थी। और फिर उनके अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत होती है ग्रिम फेरी टेल्स के माध्यम से। ठीक है ना? तो जब पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पर लोगों के द्वारा लोकगीतों के माध्यम से, लोक नृत्यों के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया जाने लगा। याद कीजिए, हमारे देश की आज़ादी के समय बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की स्थापना की थी, शिवाजी उत्सव मनाना शुरू कर दिया था। तो इसका उद्देश्य क्या था कि उत्सव मनाने के बहाने लोग इकट्ठे होंगे और गीतों में वो लोग गाया करते थे, लोक गीतों में गा गा कर ये बोलते थे कि ये बैरी अंग्रेज़ों को देश से भगाना है। यही काम जर्मनी में पहले हो चुका था। मतलब जो काम यहाँ पर रोमानीवाद का काम बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी कर रहे थे, रामधारी सिंह दिनकर कर रहे थे, माखनलाल चतुर्वेदी कर रहे थे, वही काम वहाँ पर योहान गॉटफ्रीड कर रहे थे, वही काम वहाँ पर डेलो क्रोवा कर रहे थे, वही काम वहाँ पर लॉर्ड बायरन कर रहे थे। नाम अलग हैं, लेकिन प्रक्रिया, चीज़ें वही है कि अपने शब्दों के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवादी चेतना का संचार करना। लोगों के अंदर जब राष्ट्रवादी चेतना का संचार हो जाता है तब उसका क्या असर होता है? मतलब रूमानीवाद ने अपना क्या असर डाला? क्या इससे वाकई में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई? ये सवाल आना चाहिए दिमाग में। चलिए हम देखते हैं रूमानीवाद का असर। अब हमने लोक साहित्य पढ़ लिया, लोकगीत देख लिए, लोक नृत्य देख लिए। हमारे अंदर पढ़ पढ़ के हमारी भुजाओं में जो है, हमारी भुजाएं जो है वो फड़कने लगीं कि अरे हमारी भूमि के अंदर ये आक्रांता राज कर रहे हैं, अब हमें इनसे मुक्त होना है। तो चलिए देखते हैं इस मुक्ति के लिए रूमानीवाद के माध्यम से कहाँ प्रयास किए गए। एक्चुअल में सबसे पहले पोलैंड की हम बात करते हैं। ये पोलैंड है।
इस पोलैंड को पराठे की तरह बांटकर खा जाते हैं 3 स्टेट। रूस अपने तरफ खींच लेता है, प्रशा अपनी तरफ खींच लेता है और ऑस्ट्रिया अपनी तरफ। मतलब ये जो पोलैंड दिखाई दे रहा है आपको, ये पोलैंड का ये हिस्सा रूस लूट लिया, इसने प्रशा ने लूट लिया, इधर ऑस्ट्रिया ने लूट लिया। अब पोलैंड का अपना क्या बचा? कुछ नहीं बचा। पोलैंड के पास मतलब पोलैंड जो है अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं रह गया, पोलैंड गुलाम हो गया पूरे तरीके से। अब पोलैंड के पास अगर अपना कोई ट्रेडमार्क था, अपना कहने के लिए कुछ था, तो उसका अपना संगीत था, उसकी अपनी भाषा थी, बस। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था कि वो ये कह सके कि हाँ हम पोलैंड के हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक हिस्सा रूस में था तो वो रूसी हो गए थे, एक हिस्सा प्रशा था तो वो जर्मन हो गए थे, एक हिस्सा ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का था तो वो मैग्यार भाषा बोलने वाले हो गए थे। उनके पास अपना कुछ नहीं बचा था सिवाय उनके प्राचीन विरासत के, जिसमें उनका संगीत था और उनकी अपनी पोलिश भाषा थी। तो पोलैंड के लोगों के अंदर इस भावना को जागृत करने के लिए संगीत और भाषा की कैसे मदद ली गई, इसके लिए एक महोदय थे कैरोल कुरपिस्की। उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने नाट्यमंच और संगीत के माध्यम से आगे बढ़ाया। उन्होंने जो जैसे हमारे बुंदेलखंड में या हमारे महाकौशल में ददरिया, फाग, कर्मा, शैला, बिहू असम में होता है, तमाशा यूपी बिहार में होता है, तो ये जो नाच गाने होते हैं इनके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं ना, यही काम कैरोल महोदय ने किया। उन्होंने माजूरका और पोलनेस जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। इनके जो प्रोग्राम होते ओपेरा नाट्य मंचों पर माजूरका और पोलनेस का प्रदर्शन किया जाता और उस प्रदर्शन में जो गाने के बोल होते पोलिश भाषा में, उसमें ये कहा जाता कि हे परमपिता परमेश्वर, हम बहुत जल्दी इतने शक्तिशाली हो जाएं कि ये जो विदेशी हमारे ऊपर राज कर रहे हैं इनका राज खत्म हो जाए। जब पूरे भाव के साथ वो लोग गाते तो पोलैंड के जो अलग अलग क्षेत्रों में गुलाम बनाए गए लोग थे उनके अंदर राष्ट्रीय भावनाओं का ज्वार जो है उमड़ पड़ता, आंखों से आंसू निकल पड़ते कि अब हमको पोलैंड को आज़ाद कराना ही है, कुछ भी हो जाए। और वो उसको राष्ट्रीय संघर्ष में बदलने में कामयाब हो जाते हैं कि माजूरका और पोलनेस जैसे गीतों के लोक नृत्यों के माध्यम से। इसके अलावा भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि पोलैंड जो है उसको पराठे की तरह बांट के खा गए थे रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया वाले। अब रूस वाले थोड़े 2 कदम आगे हो गए। उन्होंने क्या किया, जिस हिस्से पर उन्होंने पोलैंड के कब्जा किया था वहाँ पर बच्चों के कंधे से पोलिश भाषा को बलपूर्वक हटा दिया और लाद दिया रूसी भाषा को। अब यहाँ पर पोलिश जो भाषा थी उनकी जो वह ज़मीन पर गिर गई, उसका अपमान होने लगा। ये बात पोलैंड के लोगों को सहन नहीं हो रही थी कि हमारी भाषा, अब जैसे भारत में कोई आ जाए और ये बोले कि नहीं तुमको हिंदी में बात नहीं करना है, हम भारतीयों को ये बोले कि तुमको हिंदी में बात ही नहीं करना है, रूसी भाषा में बात करना है, रूसी भाषा में पढ़ाई करना है। गुलाम रहते हुए तो भले ये बात मान लेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये कोशिश करेंगे कि नहीं हम हिंदी में ही बात करें और हिंदी बोलने वालों को इकट्ठा करेंगे और रूसियों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मतलब जो हमारे ऊपर राज करने की कोशिश करेगा, लादने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। 1831 में यही होता है। इस रूस के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। पोलैंड के लोग युद्ध शुरू कर देते हैं और इस सशस्त्र विद्रोह को कुचल दिया गया। क्यों कुचल दिया गया? रूस बहुत शक्तिशाली राज्य था, बहुत शक्तिशाली देश था। उसने पोलैंड जैसे के वो एक तिहाई हिस्सा था, वो छोटा सा हिस्सा था, वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा सिर उठाया रूस के विरुद्ध, उनको वहीं कुचल दिया गया। लेकिन इसका एक फ़ायदा क्या हुआ कि पोलिश जो है वह राष्ट्रवादी विरोध की भाषा बन गई। वह पोलिश जो है वह राष्ट्रवाद की भाषा बन गई। वह साम्राज्यवादी रूस के विरुद्ध एक सशक्त हथियार के रूप में काम में लाई जाने लगी। अब कहीं भी चर्च में कोई बैठक होती, कोई धार्मिक शिक्षा होती तो पोलिश भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता और रूस को ये चीज़ खराब लगती। तो जो पोलिश भाषा का इस्तेमाल पादरी और बिशप करते थे पोलैंड के अंदर, उनको क्या किया उसने? उनको सजा दी और साइबेरिया में उनको जेल में डाल दिया। और साइबेरिया में जेल में डाल के उनसे बोलते कि तुमको तब छोड़ा जाएगा जब तुम रूसी भाषा का प्रचार पोलैंड में करोगे। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरह से जब लोगों को सूचना मिलती कि पोलैंड के लोग, पोलैंड के पादरी, पोलैंड के धर्मगुरु, पोलैंड के पंडित जियों को साइबेरिया में सजा दी जा रही है इसलिए क्योंकि वे अपने देश की भाषा बोलते हैं, तो वह संघर्ष के प्रतीक के रूप में सामने आती है। और पोलिश भाषी पोलैंड के जो लोग होते हैं पोलिश भाषी, वो पोलिश भाषा का प्रयोग रूस के खिलाफ संघर्ष के रूप में करने लगते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पोलैंड के निवासियों ने
लोक नृत्यों के माध्यम से रूस का विरोध किया, न केवल रूस का बल्कि प्रशा का और ऑस्ट्रिया का भी विरोध किया। लेकिन जब रूस ने अपनी भाषा को पोलैंड के ऊपर लादना चाहा तो पोलैंड के नागरिकों ने इनकार कर दिया, उनके धर्म गुरुओं ने मना कर दिया और उनके धर्म गुरुओं को जब साइबेरिया की जेल में डाल दिया गया तब यहाँ पर वह भावना और उबाल मारने लगी और पोलिश भाषा जो थी वह रूसी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गई। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रूमानीवाद ने राष्ट्रवादी भावनाओं को किस तरह से स्थापित किया। वंदे मातरम का गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वह भी हमारे देश में राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। सरदार भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ आगे बढ़ते हैं और मेरा रंग दे बसंती चोला का गायन करते हैं और अपनी भावनाओं को, क्रांतिकारी भावनाओं को प्रसारित करते हैं। मतलब यही रूमानीवाद है जिसने राष्ट्रवाद को स्थापित किया। तो आपको अब इस अध्याय में ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि शुरुआत हमने की थी फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम होता है और हमने देखा कि ब्रसेल्स बेल्जियम के रूप में और यूनान आज़ाद हो जाता है फ्रांस के जुलाई क्रांति के इफेक्ट से, इन्फ्लुएंस से। इसके बाद हमने रूमानीवाद को भी देख लिया कि किस तरह से लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संगीत लोगों के अंदर भावनाओं को जगाते हैं और राष्ट्रवाद को स्थापित करते हैं। क्रांतियों के युग में आज के चैप्टर में इतना ही। क्रांतियों के युग वाले अध्याय का जो सेकंड चैप्टर है वो अगले कंटेंट के रूप में आपके सामने बहुत जल्दी मैं लेकर आऊँगा। तब तक यदि इसमें आपको अभी तक जो पढ़ा है कुछ समझ में ना आया तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके, रिवर्स करके आप लोग देख लीजिए। और हाँ, इतिहास को समझना है तो एक घटना को, एक प्रक्रिया को, एक प्रतिक्रिया को दूसरी घटना और प्रतिक्रिया से लिंकअप करते हुए आगे बढ़ते चलिए। आपको कोई भी चीज़ को रटना नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।